बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर रुबेरुबाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वो सच देख रहे हैं आप जिसकी खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर गवाह। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। और देखिए, बेखौफ अपराधी और मर्डर पर मर्डर के आगे सुशासन सरेंडर, ये भी तस्वीर है जो सामने आ रही है। आज एक बार फिर बिहार मर्डर से सहम गया है और एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना में गोलियां बरसी हैं। लेकिन इस बार किसी गली मोहल्ले या सड़क पर यह सब नहीं हुआ है, बल्कि एक नामी अस्पताल है और नामी अस्पताल में जमकर फायरिंग की गई है, जिसमें चंदन मिश्रा नाम का अपराधी, उसी की हत्या कर दी गई। पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर था ये अपराधी चंदन मिश्रा। यहां पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। उसी को मारने के लिए अस्पताल में बेखौफ 5 शूटर घुसते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। हर बार की तरह सांप निकल जाने के बाद पुलिस अब लकीर पीट रही है। जांच शुरू कर दी गई है। मौके से 15 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। तो मर्डर पर मर्डर और ऐसे में सुशासन का सरेंडर, यही इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जिसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। हिरासत में लिया गया है अस्पताल के 13 सुरक्षा गार्ड्स को, यह इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। अस्पताल के 13 गार्ड्स हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अस्पताल के कमरे से 15 खोखे बरामद किए गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। पैरोल खत्म होने से महज 24 घंटे पहले ही चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई, यह भी बड़ी जानकारी है जो अब सामने आई है। पैरोल पर बेऊर जेल से इलाज के लिए यहां पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा भर्ती था। 24 घंटे में चंदन मिश्रा की पैरोल खत्म हो रही थी और चंदन मिश्रा को वापस बेऊर जेल ले जाना था। लेकिन पैरोल खत्म होने के 24 घंटे पहले ही चंदन मिश्रा को यहीं पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209, जहां वो भर्ती था, भून दिया गया। पहला शूटर, दूसरा शूटर, तीसरा शूटर, चौथा शूटर, पांचवा शूटर। एक कर ये पांचों शूटर पटना के पारस अस्पताल में दाखिल हुए, जिन्होंने अस्पताल में घुसते ही अपने हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आपको सबके हाथ में पिस्टल दिख रही होगी और ये इन पिस्टल को लोड करते दिख रहे हैं। इसके बाद ये शूटर कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कमरे के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई देती। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से अस्पताल में हड़कंप मच गया। फायरिंग करने के बाद ये पांचों शूटर कमरे से बाहर निकलते दिखाई देते हैं और दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। पारस अस्पताल में हुई इस वारदात से एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा को बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में गोलियों से भून डाला। मृतक चंदन मिश्रा खुद बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और खराब तबीयत की वजह से पैरोल पर बाहर आया था, जिसकी इन 5 बदमाशों ने पारस अस्पताल में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। खबर गवाह है। पटना का पारस अस्पताल, जिस तरीके से सरेआम 5 शूटर्स ने शूट आउट की वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पारस अस्पताल पटना के शास्त्री नगर इलाके में, जिसकी गिनती पटना के पौष इलाकों में होती है, बावजूद इसके 5 हथियारबंद बदमाश अस्पताल में दाखिल हुए और चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की हत्या कर आराम से फरार हो गए। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सभी बदमाशों की तस्वीर कैद हुई, जिसमें आगे चल रहा बदमाश अपना चेहरा छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि पीछे चल रहे बदमाशों ने चेहरा छिपाने के लिए टोपी पहन रखी। इनका अंदाज बॉलीवुड फिल्मों के शूटर्स की तरह था, जो पिस्टल लेकर अंदर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और चंदन मिश्रा को मारकर बड़े आराम से अस्पताल से बाहर निकले, फिर फरार हो गए। वारदात के कुछ देर बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने तफ्तीश शुरू की। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है और न ही किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए।
देखिए, पारस अस्पताल में चंदन के परिजनों ने अब जमकर हंगामा किया है और साथ ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी यहां जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। पारस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं चंदन के परिजन, उसके जान पहचान के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और जमकर हंगामा यहां पर किया जा रहा है। सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं अस्पताल भी है। अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कटघरे में बिहार की कानून व्यवस्था तो है ही। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए जी शशांक, जरा बताइए किस तरीके से परिजन के अभी भी यहाँ पर पारस अस्पताल में ही मौजूद हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब के बीच अभी तक पुलिस या जांच कहां तक पहुंची है? शशांक। बिल्कुल, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, 5 लोग उसमें थे, 2 की पहचान हो गई है। अन्य तीन थे उनकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस जो है पहचान करने में जुटी हुई है। दानापुर में, विक्रम में, इधर पटना साहिब में, उसके बाद सेंट्रल पटना में भी जो है छापेमारी चल रही है। लेकिन जो चंदन मिश्रा जिनकी मौत हुई है, उनके परिजन बेहद आक्रोशित हैं, यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, इन लोगों का यहाँ पे नारेबाजी भी जो है वो चल रहा है। ये लोग उनके रिश्तेदार हैं। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि आखिर अस्पताल के जो गार्ड थे वो सब कहाँ थे, कैसे बिना जांच के अंदर अपराधियों को जाने दिया गया, 5 लोग अंदर हथियार लेकर कैसे चले गए। तो ये लोग आक्रोशित हैं, पुलिस और हॉस्पिटल के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या आप लोग चाहते हो, नारेबाजी क्यों? हम लोग कहीं हॉस्पिटल से मांग है कि जब पेशेंट जो है जो मरीज था उसके परिवार वालों को आप मिलने नहीं देते तो 2 आदमी से अधिक नहीं जाएगा एक बार में। 6 अपराधी कैसे चला गया? ये हॉस्पिटल की मिली भगत है। एमडी साहब को कुछ संतोषजनक जवाब देना पड़ेगा आके यहाँ पे। परिवार वालों को आप मिलने नहीं देते। 6 अपराधी फिल्मी स्टाइल से आते हैं। उस टाइम ना आपकी नर्स रहती है, ना एक गार्ड रहता है, सिक्योरिटी कुछ नहीं। आप कहिएगा कि बिहार का नाम। आप यहाँ के जो गार्ड हैं, आपको लग रहा है कि उनकी लापरवाही है? बिल्कुल, बिना जांच के अंदर जाने घोर लापरवाही, घोर अनियमितता के साथ ही लोग ढुका दिया। कल ही छूटने वाले थे। चंदन मिश्रा का कल ही यहाँ से हेतु था, लेकिन ये लोग एक दिन रोक दिया और सुबह घटना को अंजाम दिलवा दिया। ये पूरा हॉस्पिटल की मिली। अच्छा, ये बताइए, 2 तारीख को बाहर आए थे ना, और कल पेरोल उनका खत्म हो रहा था, और ये पेरोल खत्म होने के 24 घंटे पहले जो हत्या की गई है। जी, किसी पे शक है? हम लोग कैसे बता सकते हैं? सीसीटीवी फुटेज से भी आप देख सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग परिजन है, रिलेटिव। बिना जांच के अंदर जाने दिया गया, आपको लग रहा है? महोदय, यहाँ पे लापरवाही शब्द निकाल दीजिए। लापरवाही नहीं हुआ है, इसको कहते हैं हॉस्पिटल प्रशासन की घोर मिली भगत। हत्या में मिली भगत हॉस्पिटल प्रशासन की आपका सीधा आरोप? हत्या में मिली भगत नहीं, अपराधियों के साथ गुड टर्म रिलेशन है। आप ये बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप यहाँ आए, 2 जगह आपको डिटेक्ट किया जा रहा है मशीन के द्वारा, और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। 5 व्यक्ति बेखौफ, बिना चेहरा ढके, बिना वो किए, डबल पिस्टल के साथ जा रहे हैं। उनको प्रशासन का, मीडिया के फुटेज को बारीकी से देखिएगा, उसमें हॉस्पिटल प्रशासन के लोग ले जा करके रूम दिखा रहे हैं। आखिर ये बताइए, पता कैसे चला कि 209 नंबर कमरे में ये भी है? बिल्कुल जी, प्रशासन यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल के लोग हैं, कर्मचारी, वो सब मिले हुए रहते हैं, पैसा लेकर। और पुलिस कह रही है कि हो सकता है गैंगवार में। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके के सवाल हैं जो परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कटघरों में बिहार की कानून व्यवस्था इस वक्त खड़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बिहार के सहरसा में भी स्टेडियम परिसर में चल रहे होमगार्ड बहाली का एक वीडियो बनाना युवक को महंगा पड़ गया है। दरअसल स्टेडियम परिसर में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के लिए महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। इस दौरान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, अपने मोबाइल फोन से बहाली प्रक्रिया का वीडियो बनाने लगा और इस दौरान पुलिस की नजर युवक पर पड़ी तो पुलिस के जवानों ने युवक को घेरा और जमकर उसकी धुनाई हुई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से पेड़ पर चढ़कर युवक को पहले नीचे उतारा गया। युवक का आरोप है पुलिस के जवान उसकी जमकर पहले पिटाई कर रहे थे और उसके बाद उसका मोबाइल फोन लेकर सारे वीडियोस भी डिलीट करवा दिए। वहीं घटना के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों के परिजन स्टेडियम परिसर के बाहर गोलबंद हो गए। हालांकि पुलिस ने फौरन ही सभी लोगों को वहां से हटा दिया।
खबर गवाह है। ताज नगरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक परिवार खुद ताजमहल घूमने चला गया, लेकिन परिवार के ही बुजुर्ग को कार में बांधकर छोड़ गया पीछे। पश्चिमी गेट पार्किंग के गार्ड और दूसरे कर्मचारियों की नजर जब कार पर पड़ी तो वे सन्न रह गए। कार के अंदर बुजुर्ग को हाथ पैर बांधकर रखा गया। बुजुर्ग की हालत बेहद खराब थी। मरणासन हालत में कार की सीट पर पड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कार को खोलने की थी। लोगों ने कार के शीशे का लॉक तोड़ दिया। उसके बाद बुजुर्ग के हाथ पैर रस्सी से खोलकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। ताजमहल घूमने आए एक टूरिस्ट के परिवार ने अमानवीयता की हद पार करते हुए बुजुर्ग को बांधकर कार में लॉक कर दिया था। अब पुलिस कार के मालिक की तलाश कर रही है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सेल्फी हो या रील का चक्कर हो, अक्सर खतरे में पड़ रही है जान। मंदरौस से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ भानपुरा क्षेत्र में स्थित दर्शनीय स्थल है बड़ा महादेव का झरना। वो ओवरफ्लो हो रहा है। इस ओवरफ्लो होते झरने में उफान के बीच सेल्फी के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि प्रशासन ने इस जगह पर जाने को लेकर पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश के बाद रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब बताइए, इसे जिंदगी से खिलवाड़ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? खुद ही अपनी जान से खिलवाड़ करते ये लोग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ युवकों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करने वाला वीडियो वायरल है। इस वीडियो में युवक कछला पुल पर खतरनाक स्टंट करते दिखे। कुछ युवक गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं, कुछ रस्सी के सहारे गंगा नदी से पुल पर चढ़ते दिख रहे हैं। रील बनाने की सनक है। इसी के चलते ये तमाम युवक सरेआम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। सब कुछ जानने के बावजूद ये लड़के मानने को तैयार नहीं। अलग अलग तरीके से खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। कभी भी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है ये स्टंट। ये तस्वीरें कछला गंगा घाट की बताई जा रही हैं, जहां युवकों का ये स्टंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसी वजह से ये युवक रोज यहां पर ऐसे ही खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा के 16 दिन बाद भी जंजैहली गांव में बिजली की सप्लाई अब तक बहाल नहीं हो पाई। 30 जून को बादल फटने की घटना के बाद से इलाके को बड़े पैमाने पर यहां नुकसान पहुंचा और लोग अभी भी यहां दहशत में हैं। अब तक इलाके में हालात जस के तस हैं। आपदा में इस गांव में मौजूद दुकान, सड़कें, सब कुछ बह गई, तबाह बर्बाद हो गई। यहां की तस्वीरें आज भी उसी भीषण तबाही की तस्दीक कर रही हैं, जहां चारों ओर मलबा फैला है, सड़कें पूरी तरह टूटी हैं और ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मंडी के जंजैहली गांव में आई आपदा का जायजा लेने पहुंचे। यहां के स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों को लेकर बातचीत भी की है। बादल फटने से और भारी बारिश से मंडी जिले की सिराज घाटी में भारी तबाही हुई है। 30 जून की रात को ये सारा घटनाक्रम हुआ। कहीं बादल फटे, कहीं लैंडस्लाइड हुआ। ये भलवाड़ गांव है दरअसल जंजैहली में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके का मंजर है। 30 जून की रात को जब भारी बारिश हुई थी तो वह यहाँ पे जो जलजला आया इस नाले में, उसमें कितने वाहन जो हैं वो बह गए हैं। हालांकि गनीमत है यहाँ पे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लोग निकल गए थे। पर आप नीचे देखेंगे एक गाड़ी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, इससे नीचे 2 गाड़ियाँ और नज़र आ रही हैं। बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल जो है सप्लाई जो है बिल्कुल नहीं है इस गांव में, और 16 दिन से ये लोग जो हैं इस गांव के निवासी जो हैं बिना बिजली से रह रहे हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये लोग जो है कितना कुछ सह रहे हैं। स्थानीय निवासी हैं गांव के। यहाँ कैसे आप बिना बिजली से 16 दिन से कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या करना सर, तो कुछ टाइम हमारे सोलर लंप थे, वो कुछ टाइम अगर धूप लगी तो थोड़े चार्जिंग हो जाता है उनमें, अगर नहीं हुई तो 6 बजे खाना खा लेते हैं और मोबाइल हॉस्पिटल से लाते हैं हम रिचार्ज करके जनरेटर से,
और उसके बाद पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी ऊपर जाके गांव में आया, उधर गांव से हम पीने का पानी लाते हैं। और नहाने के लिए देखो ये हमारे रास्ता जो है तो जल्दी से होना चाहिए और कुछ बिजली भी आनी चाहिए। यहाँ तो सड़क के बारे तो बुरा हाल हो गया और गाड़ी भी हमारी नीचे खराब हो गई, वे क्या करना। उधर राजस्थान के जोधपुर में लगातार बारिश की वजह से एक पुराना मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लगातार बारिश की वजह से इस मकान के गिरने का खतरा पहले से मंडरा रहा था। ऐसे में मकान पर पहले से ही ताला लगा हुआ था, मकान खाली कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन पहले आखिरकार मकान की दीवारें ढह गई। इसके बाद पुराना जर्जर मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। इसका मलबा पास में खड़ी एक गाड़ी पर गिरा, कार को भी नुकसान हुआ है। इस जर्जर मकान के गिरने का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया। इनका दावा है कि इलाके में कई ऐसे और भी जर्जर मकान हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में 240 mm बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के बाद जो कालीसिंध डैम है उसके 4 गेट खोल दिए गए हैं और बांध का पानी अब कई इलाकों को अपने आगोश में लेता दिख रहा है। इस पानी से नदी नाले सब उफान पर हैं। कई सड़कों पर पानी कब्जा होने की वजह से ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। स्टेट हाईवे यहां बनी पुलिया पानी में डूब गई। कई जगहों पर इस वजह से जाम के हालात भी बनते दिख रहे हैं। खबर गवाह है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने कैसा उत्पात मचा रखा है, इसकी बानगी हरदा में दिखी है। यहां थाने के एएसआई की गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। सिराली थाने में तैनात हैं एएसआई, ड्यूटी के लिए थाने जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ गई, बाढ़ में उनकी कार फंस गई। एएसआई तो किसी तरीके से फौरन गाड़ी से उतरकर खुद को सुरक्षित करने में कामयाब रहे, लेकिन गाड़ी उनकी नदी के तेज बहाव में डूब गई। लोगों की माने तो तेज बारिश की वजह से इलाके के नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी तमाम पुलों सड़कों के ऊपर से बह रहा है और इसी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर भी खतरा बढ़ा है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर है। विधान भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। आप जानते हैं अभी कल ही विधानसभा के भीतर अपनी बात रखते रखते मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऑफर उद्धव ठाकरे को दिया गया था साथ आने का, और अब जानकारी मिल रही है कि विधान भवन में मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात, और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत भी सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक पीड़िताएं सामने आ रही हैं, अपनी आप बीती सुना रही हैं, मौलाना छांगुर के काले कारनामे के सारे राज खोल रही हैं। ऐसी ही एक पीड़िता लखनऊ में सामने आई है जो छांगुर का शिकार बनी। उससे बताया छांगुर का नेटवर्क सऊदी अरब तक फैला है और जब इस जाल से वो बाहर निकली, सनातन धर्म में उसने वापसी की, तो फिर सऊदी तक से उसे धमकियां मिलने लगी। उन्होंने धरती पलट कोडवर्ड का खुलासा किया है और बताया कि सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का यही कोडवर्ड इस्तेमाल होता है। इसी कोडवर्ड के जरिए लड़कियों का सौदा किया जाता है। पीड़िता ने यहां तक दावा किया कि छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया और इसके तार सऊदी अरब तक फैले हैं। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था, लड़कियों का धर्मांतरण किया जाता था और ये पूरा धर्मांतरण वाला नेटवर्क, इसके तार जो हैं वो देश से लेकर विदेश तक कैसे फैले हुए हैं, इसका खुलासा हुआ है। और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घन्नाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की
कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। देखिए, बिहार के बेगूसराय की लाइफलाइन कही जाने वाली गंगा अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। जगह जगह कटाव की वजह से लोगों में दहशत। दक्षिणी घाट के समीप तो सैकड़ों एकड़ जमीन है गंगा में अब तक समा चुकी है। गंगा कटाव करती हुई आबादी वाले इलाकों तक भी अब पहुंच रही है। ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, बावजूद इसके ना तो जल संसाधन विभाग ना ही जिला प्रशासन कोई कारगर कदम उठा रहा है। उनकी सुरक्षा सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि जब भी बाढ़ आती है प्रशासन की नींद बस तभी टूटती है जब तबाही होती है। गांव वालों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संगम इलाके में बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। संगम घाट से लेकर किला तक पानी भरा हुआ है। कई अस्थायी पुल भी बाढ़ में डूबे हैं। कई लोग बाढ़ को देखते हुए सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। मंगलवार देर रात से बारिश हो रही है रुक रुक कर और कहर बरपा रही है लगातार। शहर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान करना पड़ा। बारिश से दक्षिण भारत के भी कई राज्य बेहाल हैं। पानी वाली परेशानी की ताजा तस्वीरें आई हैं कर्नाटक के मंगलुरु से। यहां भारी बारिश हो रही थी और इसी के चलते कई जगह भूस्खलन तो हुआ ही है, कई जगह मलबा आकर गिरा है भूस्खलन की वजह से। ये तस्वीरें मंगलुरु के मेरी हिल इलाके की। भारी बारिश के चलते बीती रात यहां विकास कॉलेज की जो बाउंड्री है वो भरभरा के गिर गई, उसका एक हिस्सा ढह गया और इसी दीवार की गिरने की चपेट में यहाँ कई वाहन आ गए। बहुत से दोपहिया वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे। 17 स्कूटीज, बाइक्स और एक कार भी यहाँ पर पार्क थी, उसको भी खासा नुकसान हुआ है। बस गनीमत ये रही कि दीवार की चपेट में आने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों की हालत आप देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब आगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही से एक छात्र की जान जोखिम में पड़ गई थी। दरअसल ये छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसका बैलेंस बिगड़ा और ये खुले हुए नाले में जा गिरा। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छात्र कैसे साइकिल से जा रहा है और अचानक से साइकिल का संतुलन बिगड़ता है, छात्र सीधे नाले में जा गिरता है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची। जिन लोगों ने छात्र को नाले में गिरते देखा फौरन नाले के पास पहुंचे, छात्र को नाले से निकालने की कोशिशें शुरू की गई। ये जो हादसा हुआ वो यहाँ अलीगढ़ में खैर रोड है, उसके पास गोंडा मोड़ के नजदीक हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है सड़क के किनारे खुला नाला, कोई बैरिकेड यहाँ नहीं लगाया गया, मतलब सीधे सीधे हादसों को यहाँ पर न्योता दिया गया है। नगर निगम ने इसे कवर करने की कोई जहमत नहीं उठाई है। नतीजा आपने देख ही लिया, कैसे एक छात्र को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। वो तो गनीमत रही कि बहुत से लोग आसपास मौजूद थे, उन्होंने छात्र को इस नाले में गिरते हुए देखा और फौरन मदद के लिए दौड़ लगा दी। छात्र को बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीरें, खैर रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां नाला खुला हुआ था और खुले नाले में छात्र साइकिल से जा रहा था, वो डिसबैलेंस हुआ और नाले में गिर गया। देखिए, साइकिल समेत छात्र नाले में गिर गया। आसपास लोग मौजूद थे, लोगों की नजर पड़ी इस हादसे पर, लोग फौरन यहां नाले के पास पहुंचे और छात्र को बचा लिया गया। और अब आगे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। विधान भवन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आप जानते हैं कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
विधानसभा में मजाकिया अंदाज में उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया था और अब आज ये मुलाकात। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, कल जब ये खबर आई थी तब भी हम बात कर रहे थे कि ये सियासत है और सियासत में कुछ भी नामुमकिन होता नहीं है। ऐसे में भले ही मजाहिया अंदाज में ऑफर दिया गया हो, लेकिन अब क्योंकि बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। उसी के तहत आज की इस मुलाकात को देखा जा रहा है क्या गणेश? देखिए रोमाना, जैसे हम टेलीविजन रिपोर्टर्स कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करते समय हमारा मीडियम विजुअल्स का है और विजुअल्स के जरिए ही हम अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, वैसे राजनीति में भी विजुअल्स का खेल होता है, ऐसा लगता है। और तभी लगातार जाकर मिलते हुए ये दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फोटो ऑप या फोटो पोज भी कह सकते हैं, किसी को अनसेटल करने के लिए या किसी को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए अगर हम आपको दूर किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये मैसेजिंग किसके लिए है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल जिस तरह सदन में देवेंद्र फडणवीस ने मजाक के अंदाज में ऑफर दे दिया, उसके बाद अचानक से फोटोशूट के दौरान उद्धव ठाकरे आ जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस उन्हें उठकर जगह देने की बात करते हैं और वहां पर किस तरह एकनाथ शिंदे थोड़े से असमंजस की स्थिति में थे या थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो इरिटेट लग रहे थे। और आज दूसरे ही दिन जाकर वापस वो मिलते हैं राम शिंदे जो सभापति है विधान परिषद के, उनके। अच्छा गणेश, ये जानकारी मिल रही है कि करीब दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक मुलाकात चली है और ये मुलाकात चली है तो पत्रकार जाहिर सी बात है वहां पर होंगे और दोनों की अगर मुलाकात हो रही है तो दोनों को इस बात का अंदाजा भी होगा कि सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या बताया गया है, लब्बो-लुबाब इस मुलाकात में क्या बात हुई है, इसको लेकर औपचारिक तौर पर कहा क्या जा रहा है? जी देखिए, औपचारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता के पद पर किसी को रखना चाहिए, विरोधी पार्टियों का वो हक है, इस पर एक चर्चा हुई। और दूसरी बात, कुछ किताब लेकर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अपने विधायकों के साथ पहुंचे थे और वो किताब थी हिंदी शक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए और तमाम कुछ लेख लिखे गए थे। उन लेख का आधार बनाकर मराठी भाषा पर आधारित वो किताब मुख्यमंत्री को दी गई, लेकिन 20 मिनट चर्चा चली। अब खबरें ये भी है कि शायद दोनों ने अकेले भी चर्चा की है, लेकिन उस बात को सिरे से नकारा गया क्योंकि वहां पर राम शिंदे जो सभापति हैं उनके केबिन में ये मुलाकात हुई थी जहां मुख्यमंत्री बैठे थे। तो वहां पर और इस मुलाकात से सबसे ज्यादा धड़कनें अगर किसी की बढ़ रही होंगी तो वो यकीनन शिंदे गुट की। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की ही बढ़ रही होगी। और जैसा मैं बता रहा था कि ये सारा विजुअल्स का खेल है, फोटो पोज या एक मैसेजिंग का खेल हम कह सकते हैं। जिस तरह कल दिन भर हमने देखा कि एक थोड़ा सा एकनाथ शिंदे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़े से मायूस लग रहे थे, थोड़ा नाराजगी दिख रही थी जिस तरह की बातें विधानसभा में हुई थी। तो आज वापस जाकर कहीं ना कहीं उन्हें हम कह सकते हैं थोड़ा सा उनको उचकाना, जिसको मराठी में कहते हैं कि आप उन्हें किसी तरह से उनको नाराज कर दीजिए या उनको चिढ़ा दीजिए। तो ये चिढ़ाने के लिए हो रहा है क्या, ये बात भी बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीर एक हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गणेश ठाकुर, मैं जरा सा आपको रोकूंगी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस तस्वीर में तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस और साथ में आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे हैं, कई अन्य और नेता भी नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये 1-to-1 मुलाकात नहीं थी क्या? जी नहीं, ये 1-to-1 नहीं थी। राम शिंदे सभापति के दालन में हुई थी ये मुलाकात और वहां पर तमाम पार्टी के विधायक भी थे और खुद आदित्य ठाकरे भी गए। तो जैसे मैंने बताया, कुछ किताब उन्हें दी गई थी मुख्यमंत्री महोदय को, जिस किताब को देने के लिए, और जो अन्य विषय विधानसभा के थे जो इस सेशन में पूरे नहीं हो पाए, जैसे विरोधी पक्ष नेता के चयन का मुद्दा था, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही चर्चा या मुलाकात हुई ऐसा बताया गया। लेकिन वापस मैं वही कहना चाहूंगा कि ये अचानक से 2 दिनों में जो लगातार मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है, ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए है क्या, ये देखना बहुत और इससे संदेश ये जरूर जा रहा होगा गणेश, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि राजनीति उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है और समीकरण कभी भी किसी भी रूप में बदल सकते हैं। संभावनाएं जो हैं वो अपार राजनीति में होती हैं और बर्फ किस तरीके से पिघलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है, ये तस्वीर इसी को बयां कर रही है गणेश। जी बिल्कुल रोमाना, और देखिए अगर देखा जाए तो भाजपा और शिवसेना उद्धव ठाकरे
बाला साहब ठाकरे के समय से बात करें तो नेचुरल अलायंस जिसे कहते हैं तो वो भाजपा और शिवसेना का रहा है, 30 साल तक रहा, कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 19 के बाद सब समीकरण बदले। तो अगर पुराना साथी हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ थामने में कोई परहेज नहीं होता या उसमें कोई हिचक नहीं होती, वो एक कंफर्टेबल जोन में भी होता है जब जरूरत पड़ती है। अगर कल जरूरत पड़ी तो अगर पुराना दोस्त साथ आ रहा है तो जो कहते हैं ना, बिल्कुल अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर। तो वो सच देख रहे थे आप जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।